उसमें भी स्ट्रक्चर में जो चीज कमी थी वो मैंने यहाँ से खुद से फिल कर दी है। मैंने देखा यहाँ पे, तो ये वाला हाईलाइटेड कीवर्ड मेरी एंड से लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखो जो मैंने अलग करके आपको दिखा रहा हूँ, ये उन्होंने भी फिल नहीं किया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के बाद भी वहां पे भी मुझे नहीं दिखाई दिया, है ना। तो आप लोग अपना डायग्राम अगर बना रहे हो तो बना लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सी से लेके स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे सी प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा, आगे आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो सेम आपसे फिर से पूछा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, जावा पढ़ोगे तो जावा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिखने वाले सारे कंटेंट हैं एज इट इज कहीं लगभग आते हैं, बहुत स्लाइटली डिफरेंस के साथ, है ना। तो जो आपको अगर सी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आएगा तो सेम इसी तरह से आप रिमेनिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत वेरिएशन करके एक्सप्लेन कर सकते हो ये सारे स्ट्रक्चर्स को। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, यानी कि आप कमेंट लाइन में, कमेंट लाइन को जब आप डबल स्लैश से यानी कि सिंगल लाइन का कमेंट बनाना चाहते हो, और जब भी हम मल्टीपल लाइन का कमेंट्स बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी आपको मल्टीपल लाइन का कमेंट है तो इस तरह से स्लैश एस्ट्रिक, और इस एस्ट्रिक सॉरी इस एस्ट्रिक और स्लैश के बीच में आप n नंबर ऑफ लाइन ऐसे मेंशन कर सकते हो, ये भी मल्टीपल लाइन के कमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी आप प्रोग्राम बनाओ उससे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन करो, किस चीज का आप प्रोग्राम बना रहे हो। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए हम लोगों ने जैसे ही ओपन करते हैं सी कंपाइलर को, तो इन्होंने ये जो मेंशन किए गए हैं लाइंस, ये क्या है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग से ही इन्होंने मेंशन करके ये बता दिया है कि हम कुछ ना कुछ ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंटेशन किया है, ठीक। तो इसी तरह का हर उस अपने आप को जो भी पेज बना रहे हो, जितना भी काम कर रहे हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। यानी कि जो मैं भी आपको टास्क दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर याद हो तो अभी मैंने लास्ट टाइम में पढ़ाया आपको एसोसिएटिविटी, उस एसोसिएटिविटी में जो प्रोग्राम्स आपको जाएंगे उसमें भी आप प्रोग्राम जब कर रहे हो तो उसके पहले भी डबल स्लैश लगा के या पे कमेंट लाइन की दूसरी जो भी मैंने आपको बताया वो अप्लाई करके उसमें लिखोगे कि कौन सी इक्वेशंस का आप सोल्यूशन दे रहे हो, है ना। तो कुछ जो भी आपको लगता है रिलेवेंट वो डॉक्यूमेंटेशन आप स्टार्टिंग में करोगे ही करोगे, ठीक। इसके बाद आती है डायरेक्टिव्स, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो आपको वो डायरेक्टिव्स यूज होती हैं जो सबसे पहले स्टार्टिंग में कंपाइल की जा सकती हैं। आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले ये स्टार्टिंग में लोड होके कंपाइल होने लगती हैं, तो ज्यादातर हम लाइब्रेरीज को यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या आता है ग्लोबल डिक्लेरेशंस, यानी कि मैक्सिमम टाइम पे जो भी आप यहाँ पे डिक्लेरेशंस करते हो अपने मेन से पहले और डायरेक्टिव्स के बाद, वो आपके इस पूरे प्रोग्राम में जितना भी जहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन कर रहे हो उसके बाद का जितना भी कंटेंट आता है सबके लिए वैलिडेट होता है, यानी कि वहां पे उसका रेंज और स्कोप पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसी के बाद आता है हमारे पास इंट मेन या फिर वाइड मेन, दोनों में से कोई एक ही रहेगा इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसकी बॉडी दिख रही होगी, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन है और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, यानी कि यहाँ पे मेन को हमने वाइंड अप किया है, क्लोज किया है। ये हमारा मेन एक फंक्शन की तरह से ट्रीट कराया जाता है जो इनबिल्ड यानी कि कंपाइलर पहले से बना बनाया फंक्शन है। ऑलवेज कंपाइलर एंटर इसी मेन से ही करता है, इस मेन से ही करता है, और साथ ही साथ टॉप टू बॉटम के फॉर्मेट में जितने भी n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एक्सिक्यूट कराता चला जाता है, रन कराता चला जाता है। इनमें क्या होता है लोकल डिक्लेरेशंस होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स को आपने डिक्लेयर किया है, साथ ही साथ n नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी मैंने बताया, या फिर हम लोग जो भी प्रोग्राम कई सारे बना चुके हैं इसमें प्रिंटफ और इंटफ देख चुके हैं, तो जो हमने प्रिंटफ के स्टेटमेंट्स यूज किए वो सब हमारे एज ए स्टेटमेंट की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। जो भी हमने लोकल डिक्लेरेशन यानी कि इंटीजर डिफाइन किया है इसके अंदर, वो इस मेन के अंदर है। लोकल का मतलब हो गया इसके जो स्कोप होगा वो सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं कंसीडर किया जा रहा होगा। इसके बाद हम लोग कुछ फंक्शंस बना सकते हैं इस मेन के बाहर भी, जिनको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक सी का स्ट्रक्चर है। हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ जाएंगे, तो हम लोग जितनी आगे की लैंग्वेज देखेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन बेसिक तरह का यही पैटर्न मैक्सिमम टाइम पे, जैसे हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, ये एग्जिस्ट सब में करेगा। कहीं ना कहीं लाइब्रेरी लिखने का पैटर्न चेंज होगा, लेकिन लाइब्रेरी का ये फंक्शनलिटी है सब में एग्जिस्ट करेगा। अगर C++ की बात करें तो उसमें भी यही हेडिंग भी यही रहेगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ग्लोबल डिक्लेरेशन और ग्लोबल वेरिएबल्स, यही आपकी हेडिंग रहेगी। मेन सब में होता है, मेन रहेगा स्लाइटली डिफरेंस के साथ। यहाँ पे डिफरेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, शायद कुछ ने पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने क्लास का नाम सुना तो वहाँ पे क्लास का नाम ऐड हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर भी मेन रहता ही रहता है। और अदर फंक्शंस आपके एग्जिस्ट सारी लैंग्वेजेस में करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पे काफी कुछ स्ट्रक्चर सेम रहता है। इतना क्लियर है इसी चीज को, और हम लगातार, क्योंकि इन्हीं चीजों को अगर आपको ध्यान में रहेगा तो यही चीजें हम अपने जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उनमें भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो आप ये वाला पार्ट देख रहे थे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, वो यहाँ पे मेंशन किया है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये जो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच देख रहे हो, ये हमारे क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये हमारे इन जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी को ऐड कराते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूँ जो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। हैश इंक्लूड को कॉन्सेप्ट आया है कि आप इंक्लूड एक कीवर्ड है जो आप इंक्लूड कराया रहा है, या फिर हैश इंक्लूड को हम बात करें तो ये मेन पार्ट आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का, ठीक। और स्पेशली रूप से ये हैश हैश हमारा सिंबल हो रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड है जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो आगे आने वाली स्टूडियो डॉट एच है, इसको आपकी फाइल में ऐड कराएगा, या फिर जब आप कंपाइल कराओगे तो इसकी जो भी कंटेंट है उनको लोड करा रहा होगा, ठीक है। इसके कंटेंट को जब लोड कराता है। अब यहाँ पे जो स्टूडियो डॉट एच है, इसमें देखते हैं स्टूडियो STDIO, आईओ का यानी कि इनपुट आउटपुट, और स्टूडियो यानी कि स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की एक फाइल बनाई गई है जो डॉट एच यानी कि हेडर फाइल की तरह से ट्रीट किया। एच का फुल फॉर्म है हेडर फाइल, जो हेडर फाइल की तरह से ट्रीट की जा रही होती है। यानी कि ये फाइल बना के स्टोर कर दी जाती है जो हमारी लाइब्रेरी की तरह से यूज की जा रही होती है। और इसको हम इंक्लूड इसलिए कराते हैं क्योंकि जो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये इनपुट और आउटपुट से रिलेवेंट है। और ये जो इनपुट आईओ है यानी कि इनपुट आउटपुट जो मेंशन किया गया है, इसके ढेर सारे बने बनाए फंक्शंस हैं जिनका यूज हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, जिसको हम बना नहीं रहे हैं। यानी कि इसमें डायरेक्टली हमने सिर्फ इतना लिखा प्रिंटफ हेलो वर्ड्स, नथिंग एल्स, लेकिन जो इनबिल्ट इसके बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हुआ उसने इस लाइब्रेरी ने सपोर्ट करके हमें आउटपुट कुछ इस तरह से हेलो वर्ड प्रिंट करा के दिखा दिया। तो इसके बैकग्राउंड का यानी कि जो ढेर सारी लाइनें को कोड है उससे हमें मतलब नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर डिफाइन है स्टूडियो डॉट एच के अंदर, ठीक है। मेन में आएंगे तो मेन में हमारा कुछ इसी तरह से हम लोग अभी तक क्योंकि लिखते चले आ रहे हैं, तो मैं मेन को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आगे अभी प्रोग्राम आने ही वाले हैं तो हम उस पर जाके देख लेंगे। इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दे भी दिया गया है। यहाँ पे क्या है, जब भी हमें एक लाइन से ज्यादा मेंशन करना होता है तो हम ऑलवेज इस तरह के कमेंट लाइन में प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसका कलर डिफरेंट कर दे तो और आपको बेटर शायद दिखाई दे। ये देखिए पर्पल कलर, मैक्सिमम टाइम पे हम पर्पल कलर थोड़ा सा प्रेफर करते हैं तो हम पर्पल कलर कर दे रहे हैं। तो ये हमारे वो कमेंट स्टेटमेंट है। आप जब भी इन स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी मेंशन करोगे, ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। ये किसके लिए होते हैं, जो भी हमारा प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, एक बार डेवलप करने के बाद दोबारा कभी उसको पढ़े, प्रोग्राम को देखे, तो इन कमेंट्स की हेल्प से वो समझ पाए कि किस चीज़ का प्रोग्राम है, क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म की जा रही है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा होता है। ये आ गई हमारी हेडर फाइल्स जिनकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लोबल वेरिएबल्स, यानी कि ये वो सेक्शन है, ठीक। हेडर फाइल के बाद ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला सेक्शन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, int5 यानी कि लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे आ गया है। और
प्रिंटफ आ गया, ए और बी की हेल्प से हमने नॉर्मल एक फंक्शन यूज कर लिया जिससे हमने प्रिंट करा दिया है। तो रन कराने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इससे पहले हमने आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ नहीं दिखाया था। ये देखिए आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पे आउटपुट उसका 9 डिस्प्ले कर रहा है। 5 वाला तो ऑल ऑटोमेटिकली हमें पता है डिस्प्ले करेगा ही करेगा, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स का भी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले इजिली हो रही है। तो हमारा क्या है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि ये वो सेक्शन है जहाँ पे हम ग्लोबल डिक्लेरेशंस कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो या फिर फंक्शंस। अभी हम लोगों ने उतना पढ़ा नहीं तो मैं फंक्शन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है ग्लोबल वेरिएबल्स को लेके और लोकल वेरिएबल्स को लेके। तो उस प्रोग्राम को जाने से पहले हम यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है, थोड़ा सा मैं और लार्ज कर दूँ इसको, है ना। इस थ्योरी को एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर इन प्रोग्रामों को देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। these variables are declared outside all functions। अब यहाँ पे देखिए क्या है, outside all functions, ये वाला एम्फेसाइज किया है। जितने भी फंक्शन हैं, ये फंक्शन हमारे पास है, यहाँ पे एटलीस्ट एक फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है। ठीक, इसके बाद लाइफ टाइम ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज द एंटायर एक्सक्यूशन पीरियड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जब तक ये पूरा प्रोग्राम रन करता रहेगा तब तक ये ग्लोबल वेरिएबल हमारा एग्जिस्ट करता रहेगा। इसके इस वाले वेरिएबल और इसमें डिफरेंस क्या है, हमारा हो सकता है ये फंक्शन वाइंड अप हो जाए, तो अगर वाइंड अप हो जाएगा तो इसकी वैल्यू वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन ये एग्जिस्ट करता रहेगा क्योंकि आगे हमारी लाइफ टाइम है। कैन बी एक्सेस बाय एनी फंक्शन डिफाइंड बिलो द डिक्लेरेशन इन द फाइल। अगर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे ढेर सारे इस तरह के फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मेन जैसे बनाया गया, इस तरह से फंक्शन अवेलेबल है, उन सब में इसकी वैल्यूज एग्जिस्ट रहेगी और इक्वल रहेगी, है ना। उन सब में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और इक्वल रहेगी, ये ध्यान में रखना है। लेकिन लोकल वेरिएबल कहीं ना कहीं इससे डिफर करता है। लेकिन लोकल वेरिएबल से कहीं ना कहीं डिफर करता है। ठीक, अब हम लोकल वेरिएबल को भी रीड करेंगे और फिर इसके प्रोग्राम को हम देखते हैं। These variables are declared inside some function। अब इन्होंने ऑटोमेटिकली लिख दी inside some function। The lifetime of local variable is the entire execution of the function in which it is declared। अब इसमें जो emphasize करने वाली चीज है in which it is declared। ठीक, वापस जाते हैं, सॉरी आगे आएंगे, कंपाइलर पे आते हैं। ये जो बी वेरिएबल है ये कहाँ डिक्लेयर है, फंक्शन के अंदर, इसलिए ये लोकल है, यानी कि इसकी लिमिटेशन यहीं तक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है, इसकी लिमिटेशन यहीं तक है। जैसे ही मेन वाइंड अप होगा, यानी कि इस बी की जो फंक्शनलिटी है वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। वही एक है इनसाइड इन विच इट इज डिफाइंड। केवल लाइफ टाइम वहीं तक है जब तक कि फंक्शन लाइव है, बस। कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अदर फंक्शन, दूसरा फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये लोकल है। इन जनरल वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक आर एक्सेसिबल ओनली इन द दैट ब्लॉक। अब इन्होंने क्या कहा है, ये केवल बी जो डिक्लेयर किया गया है केवल इतने में ही डिक्लेयर्ड है और इसी में ही एक्सेसिबल है, इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और इसकी जो लाइफ टाइम, जैसे ही ये वाइंड अप होगा, टर्मिनेट होगा फंक्शन, कोई भी ये फंक्शन का नाम हो, जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होगा इसकी लाइफ टाइम वाइंड अप हो जाएगी। ठीक, अब हम फटाफट इस प्रोग्राम को भी देखते हैं जो इसमें मेंशन किए गए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस के साथ मैं इसको मेंटेन किए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये विजिबिलिटी में ठीक से आ जाएंगे।
सारे बच्चों को ये प्रोग्राम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, उसको समझते जाएंगे क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये इसी के बेस पे ही आप ग्लोबल वेरिएबल्स को समझ सकते हो या फिर नहीं समझ पाओगे। पहले हम रन करा के देखते हैं क्या कोई एरर है इसके अंदर। नहीं, कोई ना कोई इसमें आउटपुट आ रहा है, यानी कि इसमें हम फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, ये देखो एरिया आ गया हमारे पास, और इसकी जो हमने इस वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, है ना, वो भी डिक्लेयर वेरिएबल्स पाई की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि आपकी चीजें वर्किंग में आ रही। तो हम इसको पहले समझेंगे क्या है ग्लोबल में। क्योंकि पाई की वैल्यू वेरिएशन नहीं करती है, तो हमने पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी है फ्लोटिंग पॉइंट में। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में हमने एक रेड वेरिएबल्स ले लिया, डिक्लेयर कर दिया, ये सिर्फ वेरिएबल्स के नेम है, नथिंग एल्स। अब इसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट किया है, यानी कि रेडियस को आप इनपुट करा रहे हो, रेडियस किसमें जाएगा, इस रेड के अंदर इनपुट हो जाएगा। ठीक, अब चेक किया जा रहा है क्या रेडियस 0.0 से एक्सीडेड है, यानी कि क्या इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि रेडियस क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि अगर 0.0 से लेस देन है तो माना ही नहीं जाएगा, रेडियस वो कंसीडर नहीं होगा। अगर एक्सेस है तो फिर इसके ट्रू पार्ट में आएगा, क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगाई है तो इसके ट्रू पार्ट में आएगा। और ट्रू पार्ट में आने के बाद क्या हो रहा है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस किया जा रहा है, जो भी वैल्यूज आ रही है वो हमारी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो अभी हम लोगों ने एसोसिएटिविटी देखी थी उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंटरनल फंक्शनलिटी हो रही होगी। ठीक है, इसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसी के बेस पे यहाँ पे कंपाइल करेगा, और जो भी एरिया आएगा वो एरिया के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि क्या ब्रैकेट में इनको स्टोर करना है या नहीं। अभी हम इस पे सॉरी, अभी हम इस ब्रैकेट पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम वापस यहीं पे आ जाते हैं, इनको हमने एक्सप्लेन ये कर दी कि ध्यान में रखिएगा कि ये चीजें आएंगी। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई पाई, और जो रेड हमारा आया है उसको फिर से मल्टीप्लाई करके हमने इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ठीक, अब इसको स्टोर करने के बाद जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो एरिया को प्रिंट करा दिया और हमने पेरी को प्रिंट करा लिया, जो भी आपने इसको लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है। ठीक, अब इन दोनों को प्रिंट कराने के बाद प्रिंट करा सकते हैं आप इजिली। अब यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, एरिया, ये एरिया हमारा का पास है, और जिसकी स्कोप कहाँ तक है, ये इफ के अंदर एरिया डिफाइन किया गया है, जो कंटेंट स्टोर कर रहा है उसको हम प्रिंट कराना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ये देखो, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, आपको समझाने के लिए और बेटर बना देता हूँ, और सिंगल लाइन की भी बॉडी होती है, इसलिए भी मैं आपको उसको एम्फेसाइज नहीं करा रहा हूँ। ये बन गया, जितने भी हमारे बॉडीज हैं ये डिक्लेयर्ड हैं, यानी कि ये जो एरिया डिफाइन किया गया है इसका स्कोप जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इस बॉडी के अंदर है। जैसे ही ये टर्मिनेट होता है इसका एरिया वाइंड अप होता है। क्योंकि हमने इस एरिया को इसके बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं एरर एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये देखिए वो एरर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देखते हैं कौन सी एरर है, एरिया डिक्लेयर्ड, यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड एरिया दे दिया। अब जबकि अगर ध्यान से देखें तो डिक्लेयर्ड है, और एरर हमारे पास क्या आ रही है, अनडिक्लेयर्ड एरिया। क्यों है, क्योंकि ग्लोबली इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है। इसी की जगह पे अगर हम इसको हटाते हैं और पी और आई को हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक, और फिर से रन कराते हैं, तो क्या ये बोलेगा इस तरह की चीज, रेडियस मांगा, आपने इनपुट दे दिया और आउटपुट आ गया, कोई एरर नहीं आई। और इसने पी आई की वैल्यूज लास्ट में अलग से प्रिंट की है, ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इस एरिया को अलग से इसने प्रिंट किया। अगर हम इसमें और आपको सिंबल बना दे तो न्यू NEW न्यू लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, न्यू कह लो या ओल्ड, सॉरी ये ओल्ड होगी क्योंकि पहले वाली स्टार्टिंग वाली है। ठीक, ओल्ड वैल्यू आ गई, और फिर से इसको प्रिंट कराएंगे तो ओल्ड वैल्यू हमें दिखाई दे रहा होगा। रेडियस आप वैल्यूज प्रोवाइड करोगे,
और आगे ये देखो एरिया ओल्ड आ गया और प्रीवियस में कितनी कंटेंट है वो हमारे पास ये मेंशन हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो हमने ग्लोबल वेरिएबल्स लिया था, जो हमने ग्लोबल वैल्यूज लिया है, वो किसी भी फंक्शन में डिपेंडेंसी नहीं आई, लेकिन जो हमने फंक्शन वाला लिया था और यहाँ पे प्रिंट कराया वो प्रिंट नहीं हो रहा था, उसने सीधे भर दिया अनडिफाइंड वेरिएबल्स। इसको उसने अनडिफाइंड नहीं किया जबकि ये पूरे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर था, इसलिए इसीलिए इसको ग्लोबल बोलते हैं। इसी के साथ साथ एक स्टेटमेंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जैसे कि प्रिंटफ होता है वैसे ही स्कैनफ भी होता है ना। प्रिंटफ जो भी डबल कोट्स के अंदर कंटेंट होते हैं उसको कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए होता है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो ये एरिया ये सब प्रिंट करा रहा है, ये सब एरिया कंटेंट प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये प्रिंटिंग के लिए होता है। अगर आपको यूजर से इनपुट चाहिए होता है, यूजर से इनपुट चाहिए होता है तो आप स्कैनफ का यूज करते हो। इसके लिए भी आईओ लाइब्रेरी होना कंपलसरी है, ध्यान में रखिएगा। इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी स्कैनफ का यूज करते हो। स्कैनफ में जिस तरह का आपको कंटेंट चाहिए, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए है तो एफ का यूज करोगे, अगर इंटीजर चाहिए होता है तो फिर हम डी का यूज करेंगे। अभी इन सिंबलों को आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इस सिंबल को हम लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं, ये कौन सा होता है, एड्रेस ऑफ सिंबल, है ना। ये एड्रेस स्टोर करता है, तो यानी कि हम कह रहे हैं रन टाइम पे इसको रेड को एड्रेस प्रोवाइड कर दो, जो आपने अभी लोकल वेरिएबल बनाया इसको एक एड्रेस दे दीजिए, और इसके अंदर क्योंकि इसको जैसे ही हम रन करा रहे हैं, ये देखो हमने जैसे ही रन कराया तो द रेडियस लिख के आ रहा है, इनपुट मांग रहा है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है देखो, है ना। तो ये मांग रहा है इनपुट। इनपुट क्यों मांग रहा है, ये कह रहा है इसकी मेमोरी तो क्रिएट की है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज आप प्रोवाइड कर दो। जैसे ही हमने वैल्यूज देके एंटर करेंगे, ये वैल्यूज इस रेड में स्टोर हो जाएगी और उसी के बेस पे हमारा आउटपुट आ रहा होगा। लिखने का पैटर्न क्या है, वैसे ऑनलाइन कंपाइलर में सब कुछ लिख के दिखा रहा है, नहीं भी लिख के जाता तो स्कैनफ SCANF, ठीक। स्कैनफ आप ऐसे मेंशन करोगे, मैं लिख के इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सेमीकोलन हर लाइन के बाद टर्मिनेट का लगाओगे, इसके बाद डबल कोट्स के अंदर परसेंटाइल, अगर आपको इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो फिर डी दे दोगे, कॉमा लगाओगे जैसा कि ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद M% का साइन, और जो भी वेरिएबल्स आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। अगर आपने जो वेरिएबल्स दिया है वो आपने और वो डिक्लेयर होना चाहिए, यानी कि आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। इतना क्लियर होगा। अगर आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर आप इसकी वैल्यूज भी यूज कर सकते हो। इसको हम एक काम और करते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर करने का फायदा क्या मिल जाएगा हमें, स्लैश टी, याद हो तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था स्लैश टी क्यों था, एक टैब प्रेस करेगा यानी कि 8 करेक्टर और उसके बाद परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे, कॉमा लगा के एक को, ठीक। तो 2 कॉमे आगे बाय मिस्टेक एक रिमूव कर दीजिए और इसके बाद आप प्रिंट करा के देखो। रेडियस मांगा उसने तो आप पहले रेडियस दोगे, फिर इनपुट मांग रहा है क्योंकि हमने इस इनपुट के लिए कुछ भी मैसेज नहीं दिया है या हमारी मिस्टेक है, तो फिर वो डायरेक्टली मैसेज मांग रहा है। अब ये देखो ओल्ड वैल्यू भी दिख रही है, फोल को डिस्प्ले भी कर दिया है, यानी कि जब भी आप इनपुट दो, एक चीज और यहाँ पे आ गई, जब भी आप इनपुट दो तो उससे पहले इनपुट ये मेंशन कर दो लाइन, ताकि आप इनपुट देते समय ये क्लियर हो कि क्या हो रहा है। अब देखो रेडियस के लिए हमने पहले दिया था तो रेडियस प्रिंट किया है वैल्यूज। अब जैसे ही नेक्स्ट वाली स्कैनअप पे चला है ए के लिए वैल्यूज, तो पूछ रहा है एंटर द इंटीजर वैल्यू जो हमने यहाँ पे मेंशन की थी, उस इंटीजर वैल्यू के लिए डिमांड कर रहा है, तो आप उस इंटीजर वैल्यूज को प्रोवाइड कर दोगे और एंटर कर दोगे। जैसे ही एंटर करोगे तो वो भी वैल्यू एज इट इज सेव हो गई और प्रिंट हो गई, ठीक है।
अजम्पशन है, थोड़ा समझ में आया होगा दोनों चीजें, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। अब किसी को कुछ पूछना है इसमें, फटाफट बताओ। इतनी चीजें क्लियर है सारी? कहीं कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूं। सारा जो प्रैक्टिकल मैं दिखा रहा हूँ ये आप लोग भी करके देखना।